Assalamu alaikum everyone. This is Atif Sultani. Today I am here to conduct interview our guest with Waqas and tell you about your Waqas yourself. Okay, thank you very much for inviting me for the interview. My name is Waqas. I'm energy healer and a coach as well, and I'm working in this industry for like 6-7 years. तो वकास थोड़ा सा उर्दू में बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे सुनने वाले ज़्यादातर उर्दू में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो तो इंट्रोडक्शन जी दिया था हमने। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप ब्रेम वर्क के वाइफ के हिसाब से जो है वर्किंग करते हैं, तो कुछ इस ब्रेम वाइफ के बारे में बताइए कि हम बगैर मेडिसिन के कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, वेस्ट में जो है ना, मेडिसिन का बड़ा रोल है। जैसे उनकी जो ज्यादातर ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं वो एलोपैथी पे बेस करते हैं, जबकि हमारे पास बहुत तरीके के इलाज हैं। इंडिया में अगर आप चले जाएं, आयुर्वेद है। इसके अलावा हम पाकिस्तान में जैसे यूज करते हैं यूनानी, जिसको आप हकीम कहते हैं। इसके अलावा चाइनीज में एक्यूप्रेशर है, जैपनीज में रेकी है। इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके इलाज हैं, जैसे मेडिटेशन है। वेस्ट में भी जो होलिस्टिक वे है, फॉर एग्जांपल EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। इसके अलावा मेडिटेशन बहुत तरीके की है जो आप बहुत डिफरेंट इश्यूज में यूज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस फॉर एग्जांपल एक ऐसी मेडिटेशन है जिससे आप पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन कर सकते हैं, एंजाइटी मैनेज कर सकते हैं। आपकी जो साइकोसोमैटिक इलनेस होती है, यानी जो जहन से आ रही होती है, आपको फिजिकल इश्यू नहीं होता, तो उसमें भी मददगार है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। NLP है, हिप्नोसिस है, अफर्मेशन है, और बहुत सारी मॉडलिटीज हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो आप यूज करते हुए अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप मेडिसिन के बगैर करें, आप मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई क्रोनिक इशू है जिसमें टाइम लगेगा और आपके सिम्टम सिवियर किस्म के हैं, तो आपको चाहिए कि आप ट्रीटमेंट भी लें, जनरल फिजिशियन से राब्ते में रहें, साथ में आप होलिस्टिक तरीका रखें ताकि जो आपकी रिकवरी हो वो फास्ट हो। और मैं ये पॉइंट भी रेज करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी वेस्टर्न मेडिसिन है, एलोपैथी, उसका रिजल्ट क्विक है। ये बिल्कुल सही है कि क्विक है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है वो भी आपको देखने पड़ेंगे कि कितने ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है कि आप एक मसला हल करने के लिए पिल ले रहे हैं और उससे 2 मसले क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, ये तो खैर हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन जितनी फास्टली काम करती है उतने मतलब एक चीज सही कर दी है तो दूसरी चीज इफेक्ट कर दी है, लेकिन फिर भी हमारा बिलीव बना हुआ है कि हमें मेडिसिन ही लेनी है। अच्छा देखिए, एक बात ये भी है कि मेडिसिन जो है ना, वो कई बहुत दफा मसला हल नहीं कर रही होती। जैसे आपकी टांग में दर्द है, आपने मेडिसिन ली, उसने क्या करा, आपके ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे थे वो बंद कर दिए, तो पेन वहीं का वहीं मौजूद है, वजह वहीं की वहीं मौजूद है, आपको महसूस नहीं हो रहा, उसने नम कर दिया, सुन कर दिया। अब जैसे ही पेन उसका किलर का असर खत्म होगा, पेन उससे डबल होगा। उसकी वजह यह है कि बॉडी इतनी देर तक सुनती और उसको लग रहा था कि यार कोई चीज रोकी जा रही है, और जैसे ही उसका टेबलेट का असर खत्म हुआ, आपका दर्द दोबारा से आ गया, क्योंकि दर्द वजह नहीं है। दर्द जो है वो सिम्टम है, वो दिखा रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है इस एरिया में, इसको ठीक करो। हम लोग क्या करते हैं, जब पिल ले रहे होते हैं, पेन किलर रोज ले रहे हैं, तो भाई आप तो सिम्टम ठीक कर रहे हो, कॉज तो वही की वही है कि पेन हो क्यों रहा है। तो हमें उस तरीके का इलाज पे भी जाना चाहिए जो वजह बन रही है। अगर आपका कोई इमोशन है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिसकी वजह से हमें फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि यार हमारा कोई ऐसा इमोशन तो नहीं है जो स्ट्रक हुआ हो, हमारी कोई ऐसी मेमोरी, हमारा कोई ऐसा ट्रोमा तो नहीं है जिसकी वजह से हमें ये पेन हो रहा हो। तो शायद हमें कभी पहले बचपन में या कभी लगी हो, और जो अब ट्रिगर हो गई है इस वजह से हमें पेन हो रहा है, वो तो आप पिल फिर खाते रहोगे, पेन तो ठीक नहीं होगा। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, यार मैं तो हर तरह की पेन किलर खा ली, दर्द ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके सिम्टम का करते रहे, आपने उसकी कॉज नहीं देखी कि वजह क्या है। तो हमें वजह भी देखनी पड़ेगी। और जैसे आपने कहा कि उस चीज का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप जो है दूसरे मसलों में आ जाते हैं कि आपने एक पिल खाई, दूसरे मसले हो गए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, आपकी जो एलोपैथी है उसमें साइड इफेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक। आपकी कुछ बात जो है रिलेट कर रही है हमारे जो है ऑडियंस सुनने वाले के लिए, कुछ के लिए नहीं होगी बात, कि एक हिप्नोथेरेपी का भी एक पार्ट है जिसके अंदर पास्ट लाइफ भी आ जाती है।
जी जी हम एज अ मुस्लिम तो इस पे बिलीव नहीं रखते कि हम मतलब पुनर्जन्म वगैरह हुआ है, इससे पहले पैदा हुए जी हैं। लेकिन हम एक मुस्लिम के अंदर एक अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि पास लाइफ के अंदर हम जो थेरेपी यूज करते हैं कि हम लेके जाते हैं बचपन में या उससे पहले, जैसा भी वकास सर ने बताया कि कभी हमारे साथ कुछ मसला हुआ होता है तो वो ट्रिगर कर रहा होता है, तो हम वहाँ हिप्नोटाइज करके वहाँ लेके जाते हैं। वो चीज़ हमारे माइंड में होती है, वो रिकॉल कर रही होती है। आपने भी कभी ऐसा देखा होगा, अपने व्यूवर से मैं बात कर रहा हूँ और वकास जो सर है हमारे जो ट्रीटमेंट करते हैं, कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह हम कभी जाते हैं तो हमारे बॉडी एक अलग रिएक्शन करना शुरू कर देती है कि या तो हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है या चिड़चिड़ाहट बेचैनी जैसी ऐसी शुरू हो जाती है। फिर उसी जगह पहुंच के सेम जगह फिर वहां से हम हटते हैं तो सही हो जाते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम सोचें डेप में जाएं या अपने आप से क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हमें जरूर जवाब मिलेगा। तो ये सब चीजें होती है कि हम अपने आप को बीमार भी खुद करते हैं और हील भी खुद कर सकते हैं। लेकिन वह है कि प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की ऐसी हुई भी है, मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है कि आपको एक जगह जाके मेडिसिन लेनी है। आप एक डॉक्टर के जाते हैं तो वहां आप बैठे होते हैं, तो पेशेंट आ रहे होते हैं, वो पेशेंट बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने इतना पुराना इलाज सही कर दिया, हमारे फना रिलेटिव का इतना पुराना इलाज सही कर दिया। तो आपका बिलीफ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बेसिकली आप हील तो खुद ही कर रहे होते हैं, खुद ही ठीक कर रहे होते हैं अपने आप को। ये आपके अपने ऊपर होता है। अगर आप अपने आप को चाहें तो खुद ही हील कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिलीफ क्रिएट हुआ है कि फला स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, फला लैब से हम टेस्ट करवाएंगे तो सही हो जाएंगे। तो देखिए हमें प्लीज जरूरत कि है। आपने मेरे इससे बात करी, जी मैं थोड़ा सा ऐड करूँ जी मैं, जी जी। सॉरी आपको आप इंटरप्ट आए किया। सॉरी नहीं, आप बोल सकते हैं। देखिए हम जब वेस्ट में की भी एलोपैथी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि यार दो रोल है, एक है प्लेसिबो जिसमें आपको किसी चीज का हम्म, बिलीफ, और दूसरा है नो प्लेसिबो, किसी चीज का इनकार, यकीन ना करना। तो अगर वैसे में भी ये है कि जैसे शुगर पिल दी जाती है और कहा जाता है कि यार ये खाएं आप ठीक हो जाएगा, इवन के सर्जरी की जाती है, प्लेसिबो सर्जरी के, वो आपको काटते हैं, कुछ नहीं करते और टाके लगा देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है उसी से। हालांकि अंदर तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आपको काटा, आपको दोबारा लगा दिए टाके। देखिए उसका बिलीफ होता है, उसका वो नो प्लेसिबो काम कर रहा होता है कि नहीं यार मेरे जो है ना इन्होंने मसला ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। इसी यकीन से वो दवाई खाता है जिसमें चीनी होती है और उसके अंदर वो चेंजेस आने लगते हैं कि वो ठीक हो जाता है। बहुत से ऐसे भी हैं जो दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक नहीं होते, उनका हम्म, यकीन ही नहीं है। अगर आपको दवाइयों का भी यकीन नहीं है तो आप उससे भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप कोई दवा इस यकीन के साथ खा रहे हैं कि यार इससे मेरा मसला ठीक नहीं होगा, इवन के वो बेहतरीन दवाई हो, दुनिया भर में है, उसने जो है लोगों को ठीक कर दिया हो, वो भी आपको ठीक नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके बिलीफ पे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी बॉडी आपके बिलीफ पे चलती है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप किसी चीज को ये समझ के कर लें कि यार ये मुझे फायदा देगी, या ये समझ के कर लें यार ये मुझे फायदा नहीं देगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड बिलोंग करते हो। होम्योपैथी लोग कहते हैं बिल्कुल काम नहीं करती, जिन पे करती है उन पे मुसलसल करती है, बोलते हैं यार मेरा तो ये मसला भी होम्योपैथी से ठीक हो गया, ये वाला भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। दूसरे कह रहे हैं नहीं भाई होम्योपैथी तो है ही पानी, उसमें तो आपने इतनी दफा उसको गुजारा उससे प्रोसेस से कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो होम्योपैथी कैसे काम कर सकती है। तो ये आपके बिलीफ पे भी बहुत मैटर करता है कि आपका बिलीफ क्या है। जी अच्छा, ये वैसे तो हम बोलते हैं कि हम वेस्टर्न चीजें फॉलो करते हैं, हम लुक फॉलो करते हैं, ड्रेस फॉलो करते हैं, एक हद तक कल्चर भी फॉलो कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन चीजों का नाम लेते हैं, जैसे आपने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मेडिटेशन कराई थी विपासना, और जी विपासना का अगर बैकअप पढ़ा जाए तो उसके अंदर गौतम बुद्ध आ जाते हैं, ओशो आ जाते हैं। जब इन लोगों के नाम लिए जाएं तो फिर जहन में एकदम आता है कि ये तो गैर मुस्लिम है, बिल्कुल सही है। फिर हम इनको फॉलो क्यों करें। अच्छा, वहां जाके नहीं करते, वहां जाके थोड़ा क्लैश आ जाता है कि हमारा तो दीन खत्म हो जाएगा, काफिर हो जाएंगे। नहीं थोड़ी बहुत बिल्कुल एडवांस बात आपकी हो बात गई, सही लेकिन है। ये है कि तो हमारा जो अगर आप देखें हम अपने से पीछे चले जाएं तो हम इंडिया में रहते थे, हम्म, हिंदुस्तान, जो भी आप उसको कहना चाहो, जो भी उसका नाम होगा, और वहाँ जो हम खुद भी थे, तो हमारे जो एंचेस्टर में आप जाओगे वो हिंदूज मिलेंगे, वो कन्वर्ट हुए
और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बने। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है जो आपके रिलीजन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, टकरा नहीं रही, तो उसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे दुआ का कहा जाता है, दुआ और दवा दोनों सुन्नत है, तो आपको दोनों करने हैं। अब दवा ये कंफर्म तो नहीं है कि आपको कौन सी वाली करनी है। अगर आप हर्ब्स ले रहे हो, आयुर्वेद फॉलो कर रहे हो, वो तो इंडिया से आ रहे थे, जी तो उसमें तो ज्यादातर जो आपको पुराने लोग मिलेंगे जिन्होंने काम किया वो हिंदू होंगे, जी उनकी किताबों से चीजों से आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको फायदा हो रहा है और आपके रिलीजन से वो टकरा नहीं रहा, तो फिर क्या बुराई है उसमें। दूसरी चीज, अगर आप अंग्रेज डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और आप उससे पूछें कि भाई, अगर आप क्रिश्चियन हो, उनसे पूछें कि भाई आप क्रिश्चियन हो तो आपका बिलीफ क्या है, आप मुझे ठीक तो कर रहे हो, और वो अगर आपको कहते हैं कि भाई मेरा बिलीफ तो है कि जीसस जो है ना वो ठीक करेंगे, तो आप क्या उससे इलाज कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर आप हिंदू से इलाज करा रहे हैं और वो हिंदू साहब कहते हैं आपको कि भाई मेरा तो बिलीव है, मैं तो गणेश जी को मानता हूँ और वो ठीक करेंगे आपको, भगवान ठीक करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे। अच्छा, वेस्ट में तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी रिसर्च आ रही है, मेडिसिन जो बना रहे हैं, जो इवन के सर्जरीज कर रहे हैं, वो एथिस्ट हैं। वो तो कहते हैं भाई मैं तो खुदा को मानता ही नहीं हूँ, अगर मैं आपको ठीक कर रहा हूँ तो आप मेरी दवाई से ठीक होंगे या मुझसे ठीक होंगे, वो तो आपको दूसरे किसी लेवल पे ही नहीं लेके गए, तो फिर आप क्या करेंगे। अब इसका मकसद तो ये है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं पहले उससे पूछें कि भाई आप किस में बिलीव करते हैं, और आप मेरा इलाज तो कर रहे हैं, तो मेरा इलाज कर रहे हैं तो इसकी सोर्स क्या होगी। अगर तो वो मुसलमान हो और वो कहते हैं कि भाई अल्लाह मियाँ जो है वो ठीक करेंगे, फिर तो वेल एंड गुड है। और अगर वो मना करते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि इतने लोग बाहर इलाज करा रहे हैं, यहाँ से यूके जाते हैं, बहुत सारे लोग यूके जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ क्या होगा, वो तो डॉक्टर मुसलमान नहीं है। तो सिर्फ इस पे अप्लाई ना किया जाए, सेलेक्टिव ना हो कि आप जो मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, योगा है, इस पे आप ये रूल अप्लाई कर दें, जबकि दूसरी तरफ आप बाकी सारी चीजें अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। या तो आप दोनों जगह अप्लाई करें या फिर ना करें। हाँ, अगर आपको कोई उस पर एतराज है तो उसका आप जिक्र जरूर करें कि भाई ये चीज जो है ये मेरे रिलीजन से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये मैं नहीं करना चाहूंगा, ये सही है। लेकिन आप उसको टोटली डिस्कार्ड ही कर दें सिरे से, क्या ये चीज तो है ही गलत, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, तो ये तो फिर आपकी जो है ना वो गलत है। अब कोई दूसरे रिलीजन वाले दाढ़ियां रख रहे हैं तो क्या आप दाढ़ी रखना बंद कर देंगे। देखेंगे ना, आपकी अपनी दाढ़ी अपनी जगह, उनकी दाढ़ी अपनी जगह, आप किसी और वजह से रख रहा हो, वो शायद किसी और वजह से रख रहे हैं, सही है। अब देखें ना, जैसे कि हम ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, गैजेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल आईफोन हो गए, जितने भी हैं, अब ये बन रहे हैं तो फॉरेन कंट्री में बन रहे हैं ना, और किन के हाथों बन रहे हैं? गैर मुस्लिम के हाथों बन रहे हैं। अब वो पता नहीं पाक भी था या नापाक भी था, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट बैठे हुए होते हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे, ये नापाक है, हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नापाक है। वहाँ तो वो तो यार देखो, अब पाकिस्तान में भी और कहीं भी अगर आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम्म, तो आप पूछते ही नहीं है, आपने तो पूछा नहीं आपसे पहले जो खा के चला गया वो कौन था। आपको क्या पता प्लेट में पहले कौन खा के गया, जो आपको सर्व कर रहा है कौन है, जो बना रहा है वो कौन है। हम्म 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 ऑफिस में अगर एक लड़का आपने रख लिया तो आपको सारी टेंशन पड़ गई, यार ये तो वो है, इसके साथ तो मैंने पानी नहीं पीना, गिलास भी अलग करो, ये भी अलग करो। हम्म लेकिन आप जब रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो पी रहे हो, तो आपको तो नहीं पता ना बनाने वाले का, ना सर्व करने वाले का, ना उसको उससे पहले के क्लाइंट उस कस्टमर का, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है मेरे हिसाब से, मैं तो इसको बिल्कुल नजर में लाता ही नहीं कि ये जो गिलास अलग करना है वो है। हाइजीन अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन रिलीजन की बेस पे कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं है, ना कोई इंस्ट्रक्शन है हमें। या तो कुएं में, बल्कि शायद आपने सुना हो कि कुआं जो था वो शेयर करते थे, एक दिन यहूदी यूज करते थे, एक दिन मुस्लिम यूज करते थे, तो वहां तो कोई टेंशन नहीं हुई कि भाई ये यहूदी कैसे यूज कर रहे हैं कुआं, ये पानी निकालेंगे, पानी तो नापाक हो गया, अब हम तो यूज नहीं करेंगे। इवन जिससे कुआं लिया भी गया था वो भी यहूदी थे। तो ये अपनी, आई थिंक इनकी अपनी सोच हो सकती है लोगों की, रिलीजन में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। इतना ज्यादा कि हमारे जो है ना रिलीजन में
हट चुके हैं लोग कि अपने आप को निकालने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ उनको फॉलो तो करते हैं, उनकी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि हीलिंग करें, आप मेडिटेशन करें, तो उनके कॉन्सेप्ट फौरन आ जाते हैं। अब मैं जैसे ब्रीदिंग वर्क कराता हूँ, जैसे ही मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ, कुछ पोस्टर हैं जिसका नाम है एक सूर्य नमस्कार। अब जैसे ही मैंने नाम लिया सूर्य नमस्कार, तो उन्होंने कहा तुम तो सूरज को नमस्कार कर रहे हो, सूरज को पूज रहे हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप ये बताएं कि सूरज नाम किसका है? सूरज उर्दू का वर्ड तो नहीं है, हिंदी का वर्ड है। हमारे तो शम्स है, कौन लेता है शम्स? मेजोरिटी तो हमारे यही बोलती है, और हम सुनते हुए आए हैं कि सूरज शुरू हो गया, सूरज गुरूब हो गया, और सूरज सूरज ही सुना है हर वक्त। देखिए नाम बिल्कुल सही है, सूर्य नमस्कार है। अब इंग्लिश में उसको सन सैल्यूटेशन कहना है, हम्म। बहुत फैंसी वर्ड यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो कर रहे हैं अगर सूरज के सामने, तो उनका इंटेंशन कुछ और है। उनका इंटेंशन कुछ और हम है। कर रहे हैं अगर सूरज के सामने कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, तो हमारी इंटेंशन तो टोटली डिफरेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप और मैं सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो हमारे जहन में कहीं भी ये होगा कि हम सूरज को पूज रहे हैं नहीं या इसकी इबादत कर रहे हैं। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो आपके जो कहा गया है आमालों का दारो मदार नियत के ऊपर है, नियत पर है। तो हमारी तो नियत बिल्कुल नहीं है। हम तो उससे फायदा उठाना चाह रहे हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर हो जाए, हमारे जो लेग मसल्स हैं, थाइज हैं, उनको हम स्ट्रेच कर लें। अब आप उसको उर्दू में कोई नाम देना चाहें, उर्दू में दे दें, ना कहें आप सन सैल्यूटेशन, ना कहें सूर्य नमस्कार। आप कह लें मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब उसका नाम आप क्या रखेंगे मुझे नहीं जहन में, लेकिन आप रख लें। ये तो होता ही है। अब विपासना जैसे है, उसको वैसने कहा माइंडफुलनेस, अब रहेगी तो वो वही, नाम चेंज कर दिया। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी निकालें और नाम रखें। लेकिन मसला ये आपको पता तो है नहीं, आप तो सुनते ही रिजेक्ट कर देंगे उस चीज को, तो नाम कैसे रखेंगे? नाम रखने के लिए तो आपको सीखना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है, तो फिर आप जाके नाम रखेंगे ना। लेकिन आपने तो सुनते ही कानों पे हाथ लगा लिया, तो आप नाम कैसे रखेंगे? उर्दू में 1000 चीजों के नाम नहीं है, और ये कहते हैं उर्दू इस्तेमाल करें। उर्दू कैसे इस्तेमाल करें? टीवी को आप टीवी कह रहे हैं, मोबाइल के लिए कोई वर्ड नहीं है, कंप्यूटर के लिए वर्ड नहीं है, अपना फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, अकाउंटिंग हो गई, उर्दू में वर्ड नहीं है। तो बेहतर तरीका यही है ना कि इंग्लिश में इस्तेमाल करा जाए। आपने उर्दू में कितना कंटेंट ऑनलाइन डाला? जो लोग कंप्लेन करते हैं उर्दू के हवाले से, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप कितना कंटेंट लाएंगे। गूगल पे आज आप सर्च करें, आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, और यही आप बात इंग्लिश में करें तो आपके पास हजारों रिजल्ट है। इवन के हमारे पास तो ये हालत है कि हमारे पास तो जड़ी बूटियों के नाम नहीं है, इंडियन नाम आता है। जैसे आप टाइप करें वो हिंदी नेम आएगा, संस्कृत नेम आएगा। तो आपके जो यूनानी साइट थी, हिकमत वाली साइट थी, उसका तो अवेलेबल ही नहीं है कंटेंट। तो ये क्रिएटिविटी तो चाहिए होगी ना, कि अगर आप चाहते हो कि सूर्य नमस्कार ना बोला जाए, तो आप उसका कुछ नाम रखा जाए, आप उस पर कुछ करें काम। सिर्फ कंप्लेन करने से क्या होगा? तो आप फिर इंग्लिश में कर लो। इवन के जब मैंने एक हिंदू से बात की तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम सूरज को थोड़ी पूछ रहे हैं, सूरज के अंदर से जो शुआएं निकल रही हैं वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमारा मकसद सूरज को पूछना, सूरज को मांगना नहीं है। अब हमारे भी तो डॉक्टर यही कहते हैं ना कि आप सुबह उठे तो सनराइज लें, जिनको विटामिन डी की कमी हो जाती है। वैसे भी हर ह्यूमन की, आपने देखा होगा, विटामिन डी एक्सट्रैक्ट करते विटामिन हैं जी, सनलाइट से। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी आप परिंदे वगैरह घर में पालेंगे तो वो कितना खुश होते हैं और कितने एंजॉय करते हुए सूरज के आगे जाते हैं, कितने अपने बॉडी को मूव करते हुए सनराइज लेते हैं। वो तो एक समझ नहीं, लेंगे। आप वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सनलाइट में जाएं, माइल्ड अगर सनलाइट हो, डायरेक्ट यूवी रेज ना हो, लेकिन माइल्ड अगर आपको रोशनी आ रही है, तो आप खुद फील करेंगे अपना इमोशनली वेलबींग को। इसकी मैं आपको एक चीज बताऊं कि वेस्ट में या वैसे भी जो ठंडे रीजन है, वहाँ एक लफ्ज है दिसंबर ब्लू। ये एक बीमारी है, और ये बीमारी ये है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, लोग अपने आप को डिप्रेस महसूस करने लगते हैं।
उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जी 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 उन्होंने बाकायदा ये तरीका निकाला कि लाइट में आप स्पेंड करें टाइम, जी जिससे आप अपने मूड को एलिवेट कर सकें। जी तो सूरज की नॉन अवेलेबिलिटी या सनलाइट की नॉन अवेलेबिलिटी आपके इमोशंस पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करती है। जी तो जी सूरज की रोशनी जब ना होना अफेक्ट कर रही है, तो होना भी तो अफेक्ट करेगी। जी अगर ना होना आपको डिप्रेस बना रही है, तो होना आपको कुछ भी तो बनाएगा। जी इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जी। जैसे कि तो आपकी अगर आप बात से उसको बेचारे सन को शुक्रिया याद करें आई थोड़ा मुझे कि आपको दिसंबर, सनलाइट देने के लिए, तो क्या बुराई है? हमारे कल्चर में तो यही है ना कि दिसंबर के महीने आते तो कोई हैं। ऐसी बुराई नहीं है, अगर हम्म, सनलाइट बेचारा आपको दे रहा है, तो हम्म। आप थोड़ा सा शुक्रिया करना तो बनता है। जी जैसे ही हमारे सर्दी के मौसम आते हैं तो ये गाने चलने जी शुरू हो जाते हैं कि सर्द मौसम आ गया है, गमगीन सी जिंदगी आ गई, उदासी उदासी सी आ गई। तो वो अगर आप बैकएंड पे देखें तो बात तो यही है। जब मैंने रिसर्च करी, सुना, तो उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी बॉडी को कवर बहुत कर लेते हैं विंटर सीजन के अंदर। शर्ट पहन ली, जैकेट पहन ली, या जिनको सर्दी लगती है और अपर कर ली, तो इस वजह से सनलाइट हमारी बॉडी को डायरेक्टली नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और इमोशनल रिएक्ट ऐसा करते हैं कि हम उदास उदास से रहने लगते हैं। देखिए, क्या हमारा लगता कराची है, चलो कराची पाकिस्तान ओवरऑल, है? यहाँ तो फिर भी इतना नहीं है। लेकिन जो शख्स ऐसी जगह रह रहा है, एंटार्क्टिका वगैरह में रह रहा है, जहाँ सन की रोशनी ही कुछ टाइम के लिए आती है, हम्म, तो उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। या फिर इवन यूरोप साइड, जी वो अगर ना भी रखें तो सन ही नहीं आ रहा उनके पास, तो बहुत माइल्ड सी रोशनी है। इवन के क्लाउडी सीजन में भी जी जब आपका सन ढक जाता है, तो तब भी ये जो है इशू क्रिएट होता है। और दूसरी बात ये भी आप जहन में आती है बात, कि सन और मून, ये दोनों भी आपकी तबीयत पे अफेक्ट कर रहे हैं। जी जी हालांकि मे भी शायद डायरेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, जी साइंस तो इस बात को शायद ना माने, जी लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मानती है कि मून से और सन से अफेक्ट पड़ता है, जी मूड पर भी, जी इंसानी बॉडी पर भी। इसके अलावा हमारे समुंदर पे अगर चांद की रोशनी में कहते हैं कि तेज हो जाता है, जी 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 तो जी कहीं ना कहीं अफेक्ट तो कर रहा है। जी 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 अभी हमें शायद उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम ये पता लगा सकें, इस चीज को नाप सकें, लेकिन एग्जिस्ट कर रही है, हमें पता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें पता चल जाएगा। जी जी टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल। बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अच्छा हुआ आपने मून, फुल मून का भी आपने जिक्र कर दिया, मैं भी करना चाह रहा था। क्योंकि इसमें ये होता है, जब आप मेडिटेशन, मैं करता हूँ मेडिटेशन, जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी ऐसी रिएक्ट करना शुरू कर देती है कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे नींद आ जाती है। तो लास्ट टू फुल मून से यही हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात को जागूं, मेडिटेशन करूं, मुझे बहुत गहरी नींद आती है, बहुत गहरी नींद ऐसी आ जाती है कि 11 बजे से कि मैं सो जाता हूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल अच्छा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत हाई होता है, और मुझे एनर्जी फील होती है हर जगह की और अच्छा, हर डिफरेंट ह्यूमन लोगों की। को आई थिंक जी डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। जी 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 बहुत से लोग मेरे समय जी। ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। हमें बड़ी मुश्किल होती है फुल मून में, नींद हमारी आंख बार बार खुलती रहती है। अच्छा। तो ऐसे लोग भी एडजस्ट करते हैं जो बार बार उठ जाते हैं फुल मून में। और बाहर तो ये भी होता है कि बहुत सारे ना पानी के या एसेंशियल ऑयल वो रखते हैं सनलाइट में, जी जी उसमें सॉरी मून लाइट जी 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 के बाहर रखी है उन्होंने। जी मून लाइट पड़ेगी और फिर उसको वो अगले दिन बंद कर देंगे, रख देंगे, स्टोर कर लेंगे और यूज करेंगे थ्रू आउट। जी 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 क्योंकि वो मानते हैं कि यार मून की जो लाइट है उसके अपने इफेक्ट हैं, जी और ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसको वो उसमें चार्ज करते जी हैं। जी इसी मैं तरह कलर थेरेपी, अगर आप तो ऑब्वियसली जानते होंगे, जी जी उसमें कलर बॉटल्स ली जाती हैं, उसमें पानी भरा जाता है और जी सनलाइट में रखा जाता है कि सनलाइट जब इन कलर्स पे पड़ेगी, पानी ऑब्जर्व करेगा कलर्स की एनर्जी, और वो फिर दी जाती है मरीजों को डिफरेंट इश्यूज के लिए। कि अगर किसी को कामनेस चाहिए तो ब्लू दे दिया आपने, किसी को जरा वाइटलिटी चाहिए तो आपने उसको ग्रीन दे दिया, किसी को अगर थोड़ा पैशनेट होना है किसी चीज के हवाले से, कंपैशन चाहिए तो उसको आपने रेड दे दिया। तो इस तरह भी यूज किया जाता है मून लाइट को। अच्छा, दूसरी साइड पे हम मून गेजिंग या फिर सन गेजिंग भी की जाती है। जब आपको अपनी
आइस की पावर बढ़ानी हो या फिर बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए हो, तो जो एक हाई लेवल के लोग होते हैं वो सन और बाकायदा मून गेजिंग करते हैं कि उस पर नज़र जमा के उन्होंने देखना होता है। डायरेक्ट नहीं देखते, आंखों को नुकसान होता है, लेकिन उसको देखा जाता है। जी तो कहते हैं कि इसकी जो रोशनी है वो हमारी आइस को चार्ज करती है, जी जी हमारे आप अंदर जो एक या आप कह लें अट्रैक्शन पावर आ जाता है आइस में। तो ये जी चीज़ें भी मौजूद है। ये चीज़ें मैं आपको 2 सवाल मेरे ज़हन में आए, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये यूज़र ज़रूर एग्री करेंगे। एक ज़ुबैदा तारिक थी, जो वफ़ात पा चुकी हैं, अनवर मकसूद साहब की बहन थी, जो रेडियो पे शो करती थी एक मुकम्मल घर, FM 107 से आता था, 11 to 1 ठीक। 11 बजे शुरू होता था दोपहर में और 1 बजे तक चलता था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जिसको नज़र की प्रॉब्लम हो तो चढ़ता हुआ जब चाँद होता है 12, 13, 14 तक देखे हर महीने, तो उसकी नज़र इम्प्रूव होगी। मैंने खुद किया है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन रहती है, बहुत कंप्यूटर यूज़ करता है। इससे पहले मैंने टेलिंग का काम किया है, 12 साल काम किया है। तो जो टेलिंग का काम करता है उसकी नज़रें बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो मैंने 12 साल काम किया, फिर मैं कंप्यूटर के साथ भी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं चश्मा नहीं लगाता, लेकिन कभी कभी लगा लेता हूँ प्रोटेक्शन के लिए। वैसे मेरी नज़र बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। मतलब ये चीज़ें वर्किंग कर रही हैं और करती आ रही हैं, बस हमारे अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अवेयरनेस सही तरीके से फैलाई जाए, समझाया जाए तो समझें। और दूसरी रही जो बात पिछले आपकी। दिनों मैंने जी जी पिछले दिनों मैंने अपनी आंखें टेस्ट कराई, मेरा नंबर काफी ज्यादा जंप कर गया क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद चेक कराई। जी अच्छा, मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा कि यार क्या वजह होती है कि नजर कमजोर हो, नियर साइडनेस के बारे में। तो पता ये चला कि आंखों के आगे का जो कोरिना होता है वो आउट ऑफ शेप हो जाता है, या फिर आपकी आइज की लेंथ, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि यार हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल हमारी आंखों की लेंथ कैसे चेंज कर सकता है। तो इसके मैं सॉल्यूशन की तरफ गया, तो बहुत जगह जो मुझे हॉलिस्टिक तरीका मिला वो ये था कि आप आंखों का योगा या आंखों के एक्सरसाइज करें, कि आप ओपन एरिया में जहाँ सूरज की रोशनी हो वहां जाएं और अपनी आइज को मूव करें, यानी पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर बिल्कुल राइट पे, फिर बिल्कुल लेफ्ट पे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एक जगह फिक्स करें। तो ये आप 15 मिनट रोज करना शुरू कर दें, तो ओवर द टाइम ये होगा कि आपकी जो आई साइट है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और बहुत लोगों ने यूट्यूब पे तो बेनतहा वीडियोस हैं कि लोगों ने 1, 2, 3, 4 नंबर पीछे आ गए जब उन्होंने ये शुरू करा, जबकि इसको अभी तक मेडिकल साइंस नहीं मान रही। तो कह रहे हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, आंखों की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता। हालांकि उनके पास भी कोई खास सॉल्यूशन नहीं है। कुछ सर्जरीज हैं जिसमें वो फ्लैप आपकी आंखों के आगे से लेयर हटाते हैं, लेजर से चेंज करते हैं, शेप बंद कर देते हैं। दूसरे प्रोसेस भी इस तरह के हैं। एक प्रोसेस ये है कि आप आंखों में रात को लेंस लगा लें, वो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों का शेप चेंज करना शुरू कर देगा। लेकिन मसला वही का वही कि अगर आप पहनना बंद कर दें तो दोबारा आपका नंबर आ जाएगा। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें सर, जबकि होलिस्टिक वे में कर लें आपको नुकसान तो कोई नहीं है। क्या होगा अगर आप थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज कर लें तो कोई मसला नहीं है। हमारा असल में विजन भी तो लिमिटेड है, आप हैं, मैं हूँ। अब हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो कितना करीब देख रहे हैं। दूर देखने का हमारा है ही नहीं कि हम 10 फीट देखें, 12 फीट भी, 20 फीट देखें। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि ओवर द टाइम शायद हमारी आंखों के मसल, जो कैलोरी मसल हैं साइडों पे, वो वीक हो जाते हैं, या हमारी आंखों में स्टिफनेस आ जाती है कि यार हम देख नहीं पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने अभी लास्ट टाइम में जिक्र किया था कि थोड़ी देर पहले कि कलर इफेक्ट, अगर कलर इफेक्ट को थोड़ा हम डीप में लेके जाएं, पीछे जाएं, तो आपने देखा होगा हमारे विंडोज वगैरह में ग्लासेस जो होते थे कलर वाले होते थे, देखा जी होगा। वो बिल्कुल क्यों होते बिल्कुल। थे? इवन के आप चेयर के अंदर भी देखेंगे, वहां भी ग्लासेस लगे होते थे, कलर वाले लगे होते थे। अब कोई जाके किसी ने के जहन में सवाल ही नहीं आया ना, किसी ने देखा ही नहीं, बस देख लिया कि अच्छा, आप कोई बोले तो बोलेंगे तो ओल्ड फैशन था। नहीं, ओल्ड फैशन नहीं था। अगर आप पूछें अपनी
अब तो टाइम ही नहीं देते, अपनी दादी नानी के पास जाए उनसे पूछे तो वो बताएंगे ना, आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि वो इंडिया से आएंगे, सीख के आएंगे, और मतलब वहां से जो इल्म चलता हुआ आ रहा है, कितना फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो कितनी जिंदगियों में सुकून कितना था, आप पीछे जाके देखें हमारी जिंदगियों में सुकून कितना था। वो इसलिए था चले आप क्योंकि इतनी मेहनत भी ना करें, देखिए ये थेरेपी अभी भी काम कर रही है जी और साइंटिफिकली काम कर रही है, जिसको कहते हैं लाइट थेरेपी। जी जी ब्लू लाइट लाइट, लाइट रेड लाइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जी जो आई थिंक 7 कलर हैं, जी जी इनकी लाइट अवेलेबल है, जी जो आपको स्पा में, क्लिनिक्स में मिलेंगी। आप जाएं, उसमें सेशन लें, जी किसी से आपकी स्किन अच्छी होगी, किसी से आपकी एक्नी खत्म होगी, जी किसी से आपका जो है वो आई थिंक पेन का भी है। तो 4 5 6 7 ऐसे इश्यूज हैं, डिफरेंट लाइट अफेक्ट करती हैं। अब ये तो क्लिनिक में लगी हुई है, ये तो जी स्पा में लगी हुई है, इसको आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? चले आप खिड़की को क्वेश्चन कर लेंगे, यार वो तो शोबादी थी, या वो फैशन ही ऐसा था। तो हम्म, अब जो लाइट थेरेपी, कलर थेरेपी काम कर रही है उसमें, तो ये कैसे कर रही है? जी अब तो आप फंस गए कि अब तो ये तो क्लिनिक में लगी हुई है, जी बाकायदा या डर्माटोलॉजिस्ट आपको दे रहा है सेशन, जी कि आप लेटे में, उन्होंने आपके ऊपर 5 ब्लू लाइट्स, पर्पल लाइट, रेड लाइट जो आपकी जैसी बनती है वो आपके ऊपर लगा दी। उससे आपकी एक्ने भी खत्म हो रही है, उससे आपकी स्किन का भी स्मूथ हो रही है। तो जब आपके पास ये ऑप्शन नेचुरली है, आप अवेल नहीं कर रहा है तो वो कर लें, वो नहीं कर रहा है तो ये कर लें। ये तो बड़ा सस्ता ऑप्शन है कि अगर आपको कलर बॉटल में पानी डाल के सिर्फ चार्ज करके पीना है तो उसमें क्या बुराई है? पूरी मेडिकल कम्युनिटी कह रही है ग्रीन वेजिटेबल्स खाई जाएं, ग्रीन खाई जाएं, जी 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 हर कलर की आप वो खाएं। जी न्यूट्रिशन आपको बता बता के तक है कि रंग बिरंगी आपने सब्जियां खानी है, फ्रूट खानी है, जी तो उसमें कलर का क्यों जिक्र कर रहा है? तो कहते हैं भाई अलग तरह के डालो। वहां तो वो कलर यूज करते हैं कि यार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कलर में भी कोई ना कोई क्वालिटीज तो है, बेकार तो अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया, तो कलर की भी कोई खसूसियत तो होगी। उसको यूज कैसे कर, लोगोस, मार्केटिंग में एक बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको किस तरह के लोगोस यूज करने चाहिए। जी जिन लोगों ने डिजाइन थ्योरी पढ़ी है उनको पता है कि यार कॉन्ट्रास्ट कलर कौन से होते हैं, कौन से कलर एक दूसरे के साथ जाते हैं, कौन से नहीं जाते, कौन से अपोजिट है। तो ये भी पूरी एक साइंस है कि वो जब मार्केटिंग करते हैं तो सर्टेन कलर यूज करते हैं। आपने देखा होगा खाने की जो जगह होती है ज्यादातर रेड यूज करती है, वो आपकी भूख बढ़ाता है। जहां आपको काम रखना होता है वहां लाइट ब्लू कलर करते हैं, वो आपको तबीयत को कामनेस लाता है। जहां आपकी आंखों की रोशनी का जिक्र होता है या आपके ओवरऑल वाइटलिटी का जिक्र होता है, वहां आपको ग्रीन दिखाया जाता है। आप खुद घर में तजर्बा कर लें, एक जगह डार्क कलर करवा लें, एक जगह लाइट करवा लें, कमरों में रह के देख लें कि जो लाल कमरे में रह रहा है उसकी तबीयत का क्या असर हो रहा है और जो ब्लू में रह रहा है उसकी तबीयत पे क्या असर हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे ना, जो इन चीजों को फॉलो करते थे, ये कलर मैंने आपको ग्लासेस का बताया था तो किसी वजह से उन्होंने करा था। वो बात अलग है कि उन्होंने आगे बढ़ा नहीं पाए, समझा नहीं पाए, या हमारी भी कोताही थी कि हम भी उनसे सवाल नहीं कर पाए, सीख नहीं पाए। अब वो साइंस एक चीज असल कर में रही है। उनको शायद रीजन ना पता हो जी उनको, लेकिन वो चीज पता थी। जी उनको बहुत सी चीजों का रीजन नहीं पता था, अगर आप उनसे जी पूछें तो शायद वो आपको ना बता पाए जी कि यार ये क्यों करते हैं। जी मैंने कहा होगा भाई ऐसे ही करते हैं, कर लो, जी अब भाई नुकसान तो नहीं है, ऐसा ही होता है, कर लो। जी अब बात तो तो शायद वही उनको है ना रीजन कि ना पता हो मतलब लेकिन कि, उनको सॉरी आपकी बात थोड़ी इंटरप्ट करूंगा, जी, कि फायदा हो रहा था उससे और चलता हुआ आ रहा था, उनकी जिंदगियों में सुकून था। अब वो चीज खत्म हो गई है क्योंकि हम आ गए मॉडर्निज्म की तरफ, के एसी लगा हुआ हो, विंडोज क्लोज हो, बड़े बड़े पर्दे हों लग्जरी टाइप के, बिल्कुल भी सनलाइट अंदर नहीं आ रही हो, और बेचैनी जिंदगी में आ गई है। अब वही चीज आगे मॉडर्न साइंस से कोई प्रूफ हो जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो जाए कि अगर आप कलर से फायदा उठाना चाहते हैं तो ये कलर यूज करें, ये शर्ट पहने, इस इन्वायरमेंट में रहें, अपने रूम के अंदर जैसे आपने बताया कि रेड कलर करा लें तो आपकी मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसी जगह पे ऐसे कलर होते हैं, तो हमारा माइंड फौरन कैच कर लेगा क्योंकि मॉडर्न साइंस है। और अगर हम बैकएंड पे जाएं तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमारा माइंड भी तो कुछ इस तरफ आ चुका है ना कि मॉडर्न चीजों की तरफ ज्यादा जाना है,
बेड कैंप की तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल मॉडर्न चीजों के पास जाएं, लेकिन उसके लिए भी आपको देखें, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जी यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कलर थेरेपी तो कहेंगे यार बेवकूफ बना रहा है, सीधी सी बात है। उन्होंने आपका यकीन तकरीबन ना के बराबर ही करना है। वो ये सहमत नहीं करेंगे कि यार खुद से भी थोड़ी रिसर्च कर ले अपने तौर पे कि यार ये कह रहा है तो गलत कह रहा है, सही कह रहा है। अगर वो उसको वो कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि यार ये गलत है, तो उनके पास कोई सॉलिड वजह तो हो ना। आपने एक चीज पढ़ी नहीं, देखी नहीं, आपने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि यार ये चीज नहीं होती। भाई देख तो लो कि शायद होती हो। कई दफा मैं खुद, जैसे मुझे क्वेश्चन किया जाता है, मैं चीजों के रेफरेंस देता हूँ कि यार इनकी रिसर्च पढ़ लो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च पढ़ लें, आप ब्रूस लिप्टन की पढ़ें, विलियम टाइलर की पढ़ें, लूक मोटेंगर की पढ़ें, रूबर्ट शेल्ड्रिक की पढ़ें, तो वो वहां नहीं जाते, वो तब भी नहीं देखते। भाई देख तो लो, अगर गलत है तो अपोज करो, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। शुरू में मेरे भी जहन में ये था, मैंने लेकिन बहुत सी चीजें करी, हालांकि क्वेश्चन था कि यार काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन करके देख लेते। ओपन माइंड से गए, अपने जहन को, अपनी जो अक्ल है ना उसको थोड़ी देर साइड पे रखा कि यार कोई बात नहीं, जो अब तक सीखा है उसको जरा साइड पे रखते हैं, ये करके देख लेते हैं। ना इस पे मैं यकीन कर रहा हूँ, ना इसके अगेंस्ट हूँ, कर रहा हूँ, देखते हैं। काम करा तो फिर हम उसकी तरफ गए कि यार देखते हैं हम कि ये क्यों काम करा इसमें। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई एक चीज काम कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर नहीं करेगी तो आप वजह बताएं कि क्यों नहीं कर रही है चीज काम। अगर मैं कह रहा हूँ आतिफ साहब से कि यार ब्रीथ वर्क काम नहीं करता, तो मेरे पास वजह होनी चाहिए कि यार ये वजह है। ये नहीं कि मैंने किया तो मेरे पे काम नहीं किया, ये इनफ वजह नहीं है। 1000 लोगों ने बहुत सारे पढ़ने की कोशिश करी, फेल हो गए, तो वो क्या कहें, पढ़ाई काम नहीं करती। बहुत से डॉक्टर लोगों ने इलाज करने की कोशिश करी, लोग ठीक नहीं हुए, तो डॉक्टरी छोड़ दें। आप डॉक्टरी पे यकीन छोड़ दें कि यार मेरा तो ऑपरेशन करा था, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, मेरा मसला तो वहीं का वहीं है। ये तो भाई एलोपैथी तो काम ही नहीं करती, ये तो पढ़ने ही बेकार है। मोस्टली हमारे होते ही। अब बहुत से ऐसे तो डॉक्टर ये हैं जो जिन्होंने एमबीबीएस करा, ट्रेनिंग भी की, लेकिन क्लिनिक भी खोला, फेल हो गए। अब वो फेल होके एक अलग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर की डिग्री होने के बाद। इसका मतलब कि पूरा जो है, पूरा सेक्टर तो खराब नहीं है ना, प्रोफेशन तो खराब नहीं है। आपकी अपनी कमी होगी, हाँ, कहीं रही होगी, तो आप उसको ऑब्जर्व करें। पर वैसे भी हर चीज हर बंदे के लिए काम नहीं करती। जी। ये कोई सा भी इलाज हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। लेकिन आप एक टाइम पीरियड रख लो कि यार इससे इस पीरियड तक मैं ट्राई करूंगा, कर दिया ठीक, नहीं करता मैं दूसरे पे चला जाऊंगा। ये भी ना करें आपके एक ही तरीका इलाज को पूरी जिंदगी करते रहना और आपको फायदा भी ना होगा। कोई भी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एक्यूपंक्चर हो, कोई भी हो, आप एक टाइम पीरियड रखो यार, 3 महीने मैं इसको दे रहा हूँ, ये मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे फायदा होता है मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं होता मैं दूसरे पे स्विच कर जाऊंगा। कोई इसमें बुराई नहीं है। मसला ये भी आता है कि लोग जो है वो एक ही तरीका इलाज ट्राई करते रहते हैं, उनको फायदा भी नहीं हो रहा होता, करते भी रहते हैं। तो फिर वो इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि वो पूरे सारे सालों को भी गालियां देते हैं, और जिनसे ट्राई किया था उनको भी देते हैं कि यार मैंने तो इतने दिन ट्राई किया, इतने सालों ट्राई किया, फायदा नहीं हुआ। तो आप इतने लंबा गए क्यों? आपको चाहिए था कि जब आपको फायदा नहीं हो रहा था आप वहीं स्टॉप कर देते, किसी और तरीके पे जाते। तो अगर आपको एक मोडेलिटी से फायदा नहीं हो रहा, एक तरीका है ब्रीदिंग आपके लिए काम नहीं कर रही, तो आपको चाहिए आप दूसरे तरीके की ब्रीदिंग करें। आपके पास तो बहुत सारी तरीके की ब्रीदिंग ऑप्शन है, और वो हर काम के लिए काम भी नहीं करती। अगर आपको सोना है तो 4 5 6 या 4 6 7 एक ब्रीदिंग है, आप वो करेंगे। आपको रिलैक्स करना है, उसके लिए अलग ब्रीदिंग है। अगर आपको एंजाइटी स्ट्रेस कम करना है, उसके लिए अलग ब्रीदिंग है। तो उसका आपके पास मकसद होना चाहिए ना, कि आप अगर आतिफ साहब के पास जा रहे हैं तो भाई मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। फिर अगला मसला लाएं आप। दूसरा ये भी ना करें कि 6 सालों का आपका मसला है और आप कहें आतिफ साहब 3 महीने में तो मुझे फिट फाट कर दें, खड़ा कर दें, या एक हफ्ते में ही कर दें। क्योंकि ये भी होता है कि वो जाते ही पूछते हैं कितने दिन में हो जाएगा ठीक। जी, कितने दिन भाई मसला भी तो तुम्हारा 6 सालों का 3 सालों का है,
जरा सांस तो लो, सब्र करो, हम्म, थोड़ा टाइम तो दो। 6 साल के मसले के लिए कम से कम मुझे 6 महीने तो दे दो। जी जी इतनी जल्दी भी ना हो कि आपके 6 साल के मसले के लिए आप बोलो यार 6 दिन ही है आपके पास, जी अपना काम साबित करो। जी अब आते साहब आपको 6,000 ब्रीदिंग करवा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है 6 दिन में ठीक ना हो, क्योंकि आपका मसला ही 6 सालों का है। छह जी साल आपने कर लिए और अब आप 6 दिन में इलाज चाह रहे हैं, तो इतना जुल्म भी ना करें, ठीक। एक रीजनेबल टाइम जरूर दें। जी आपने बहुत अच्छी बात की, आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। एक और लास्ट पॉइंट मैं आपसे ऐड करता चलूं जी कि आप बता रहे थे कि आप सभी मिनरल जो एक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी आपने काफ़ी सारी काम किया हुआ है, और एक कुछ ऑडियो मेरे पास सेंड की थी कि हेयर लॉस के हवाले से, कि उसके अंदर हेयर लॉस की भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। किस चीज की? हेयर लॉस जो बहुत जल्दी हमारे होने शुरू हो जाते हैं जी 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 जी। काफ़ी लोगों के, और गंजपन जो आम जबान में कहते हैं, गंजपन आना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे ऑफिस में कोलीग के साथ भी है। तो वहाँ मैंने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से दो तीन सवाल और निकलते हैं। तो उन्होंने बोला जी कि भाई अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है तो फिर होम्योपैथिक का है, एलोपैथिक का है, तो ये फिर उस जगह क्यों नहीं आई? ठीक है। फिर सेकंड आपसे मैंने वो पूछा था इस हवाले से भी, तो आपने मुझे बताया था, और ये भी बताया था कि पहले बैकएंड पे जाके प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालो। आपका हेयर लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको डिप्रेशन है, कोई और सिम्टम है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं? एक के साथ एक मिलके इफेक्ट करते हैं ना। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका जॉब का स्ट्रेस है, टेंशन है, कुछ ना कुछ तो वजूहत बिल्कुल। है, वहां से आप इम्प्रूव करें और ये भी यूज करें तो जरूर इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे भी सवालात हमसे किए जाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी का माइंडसेट यही है। आप कल को जाके आप मतलब अपनी चीज की मार्केटिंग करेंगे तो आपके कमेंट्स यही आएंगे, बिल्कुल। भाई ये कहाँ से आप आते हैं। हाँ, नहीं ये बिल्कुल आपका जो बात है वो वैलिड है। वो सब्लिमिनल नहीं था, वो था हेयर ऑयल चार्जिंग। ठीक है, वो मैंने पर्सनली अपने लिए यूज किया था, क्योंकि जी हमारी फैमिली में ब्लेडनेस चलती है, इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोस्पिया या क्या कहेंगे, मुझे एग्जैक्ट उसका स्पेल करना नहीं आ रहा, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, इस चीज की बहुत सारी वजहें होती हैं, 4-5 डिफरेंट टाइप के रीजंस हैं। एक आपके जेनेटिक्स में है, फैमिली जो हमारे साथ है, और जिसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपके जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसकी वजह से हो सकता है। डैंड्रफ की वजह से हो सकता है, हजार वजह है। तो पहले तो आपको तशखीस करनी पड़ेगी कि है क्यों। जब आप तशखीस कर लेंगे तो उसका उस हिसाब से इलाज होगा। अब मसला ये आता है कि मैं कह रहा हूँ हेयर ऑयल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और आपको नहीं पता कि आपको है किस वजह से। अब दोनों एंड में मसला है, बेचने वाला भी खुला बेच रहा है कि जो भी गंजा है इस्तेमाल कर ले, वो पूछ ही नहीं रहा कि भाई आपको किस वजह से है, या मेरा जो ऑयल है वो किस मसले को हल करेगा। ठीक है। लेने वाला भी इतनी सहमत नहीं कर रहा है कि पूछ ले कि यार मुझे इस वजह से है, क्या ये काम करेगा। वो भी नहीं कर रहा, उसने देखा कि भाई गंजपन का इलाज, उसने फौरन ले लिया, उसने इस्तेमाल करा, उसको फायदा नहीं हुआ, उसने गालियां दे दी कि यार ये तो काम ही नहीं करता, बेकार में मैंने पैसे जाया करे। भाई आपने ना उसने लिखा एडवर्टाइज में, ना आपने पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो हेयर ऑयल है वो स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक इस सेंस में कि फैमिली में अगर आपके चलता हो और इसी वजह से अगर आपको हो तो फिर ये काम करेगा। ये मसला हल कर दिया हमने कि भाई ये सब उसके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक है जो फैमिली में चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा अब आपको हो सकता है 2 रीजन भी हो, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में भी चल रहा है और आपको डेंड्रफ भी है। अब ये फैमिली वाला तो ठीक हो गया आपका मसला, डेंड्रफ वाला वहीं का वहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको है किस वजह से, और फिर आप उसके सॉल्यूशन पे जाएं। सिर्फ ये नहीं, पीआरपी थेरेपी है, प्लाज्मा रिच थेरेपी, इसके अलावा डिफरेंट ऑयल्स हैं जो रियल में काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अनियन ऑयल, बहुत फेमस है हेयर लॉस के लिए, अनियन ऑयल बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन वो हर तरह के लिए वो भी काम नहीं करेगा।
आपको पता होना चाहिए कि अनियन ऑयल किस तरह के ब्लडनेस में काम करता है, और दूसरी बात कि आपको किस वजह से। तो वो जो बात कर रहे हैं वो यही बात है कि अब वो कहेंगे कि यार इतने सारे गंजे दुनिया में घूम रहा है, ये तो काम नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई चीज आती तो काम करती ना। भाई आपको देखना तो पड़ेगा कि वो सारे का मसला क्या है, उनको है क्यों। अब हेयर ट्रांसप्लांट है, काम करता है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। जिन लोगों ने करवाया था उनके बाल अब कहाँ हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उनके हेयर थे, अब दोबारा नहीं है। तो अब आप क्या हेयर ट्रांसप्लांट पे सवाल करेंगे कि यार ये तो काम ही नहीं करता। भाई उसने अपना काम तो करा। एक एज होती है ना उस चीज की कि 1 साल के लिए काम करेगा और उसके बाद वो चीज खत्म हो गई। इसी तरह ये ऑन गोइंग इशू है। अगर आप हेयर ऑयल भी यूज कर रहे हैं, आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके जीन्स में है। एक सर्टेन पीरियड टाइम हो सकता है टाइम के साथ आए जब आप उसको बंद कर दें। स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बंद करेंगे दोबारा, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे आप नहीं जा सकते। मेडिसिन हैं, मोक्सोडाइल है आई थिंक, और एक और है, वो यूज करते हैं लोग। उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वो आपके हार्ट पे भी असर कर रहा है, वो आपके सेक्सुअल और एबिलिटीज पे भी असर कर रहा है, और हजार मसले क्रिएट कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक रिलेटिव सेफ सॉल्यूशन है, चीपर भी है। हेयर ट्रांसप्लांट ले लें आप, प्लाज्मा थेरेपी ले लें, ये दोनों मेडिसिन ले लें, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इनके साइड इफेक्ट हैं। अभी लेटली मैंने एक केस देखा जिसमें उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उनका पूरा मुंह सूजा हुआ है, आंखें सूजी में। तो हेयर ट्रांसप्लांट पे भी रिस्क है बहुत ज्यादा, कि अगर आप ख्याल नहीं करते या खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, क्योंकि आप हाल एक्सटर्नल चीज बालों को लेता है बॉडी, और वो उस पर अटैक कर देता है इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। लोग दवाइयाँ नहीं लेते, वो कहते हैं भाई जब आपने ये ट्रीटमेंट कराया आप दवाई लें। तो मैं उनको एक सेफर सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर आपको कंफर्म है कि आपका जो ब्लडनेस है वो फैमिली रनिंग है, तो आप ये ट्राई कर लें। कोई क्लेम नहीं कर रहा मैं कि भाई आएंगे ही आएंगे, नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं है। ये भी क्लेम नहीं है कि आपका जो है वो एक दफा में मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये क्लेम जरूर है कि साइड इफेक्ट नहीं। दिस इज मच सेफर सॉल्यूशन देन एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपके पास कोई सेफर सॉल्यूशन है तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैंने तो देख लिया, अभी तक मुझे नहीं मिला। पीआरपी हो, इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट हो, मेडिसिन हो, दे ऑल हैव देयर साइड इफेक्ट्स एंड सीरियस साइड इफेक्ट। एक होता है ना छोटा मोटा साइड इफेक्ट। सेकेंड, दे आर एक्सपेंसिव, they are not cost effective at all, plus even all of three are not long lasting। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेंगे, नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट भी हमेशा नहीं रहता, पीआरपी थेरेपी भी, और दवाई भी जब तक यूज कर रहे हैं दे विल वर्क, और दे वर्क फॉर द सर्टेन टाइम, फिर वो बंद हो जाएगा। तो जिनका भाई का भी सवाल है, तो उनकी तसल्ली के लिए यही जवाब है कि आप पहले देखें। और दूसरा ऐसी कोई बात नहीं है, वो दूसरे ऑप्शन भी देख लें कि वो भी काम नहीं करते। वो तो चलो साइंस बेस है ना, आप इसको कह दो पेसेडो साइंस है, प्लेसिबो है, यार काम नहीं करता। दूसरा, मैंने जो कॉस्ट रखी थी स्टार्टिंग में 500 थी, अब 500 में मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। या तो मैं एक कॉस्ट ऐसी रखूं कि यार मुझे बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो, मैं रख दूं यार ये भाई 2000 रुपए का, तो आप बोलो यार 2000 रुपए ये बड़ा जो है ना वो बड़ा स्कैम है कोई। जबकि मेरी स्टार्टिंग कॉस्ट थी जो मैंने रखी थी प्राइसिंग वो 500, जिसमें मैं तो खुद ये चेक करना चाह रहा था कि लोग इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक दें। अनफॉर्चुनेटली मुझे फीडबैक वो उस तरह का नहीं आया, मतलब मुझे दिया ही नहीं गया, ना अच्छा ना बुरा। एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि मुझे जो अगर लेता भी है मुझे फीडबैक जरूर दे, मुझे बताए जरूर। मैं तो यहाँ तक बल्कि मैं कस्टमर से कह रहा था कि यार आप अपनी फोटो लें बिफोर, और 3 से 6 महीने बाद एक और,
तो ये बड़ा उल्टा ही गेम था कि बेचारा बेचने वाला खुद कह रहा है कि यार आप चेक करो, आप मुझे फीडबैक दो। क्या कह सकते हैं अब, जो जिन्होंने लिया उन्होंने मुझे इस तरह का फीडबैक नहीं दिया, जबकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो चैलेंज लेने को तैयार हूँ। मैं मनी बैक गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं फीडबैक तो लेने को तैयार हूँ। लेकिन मसला ये है, मुझसे तकरीबन मैंने 10 to 15 यूनिट्स बेची। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट अ फीडबैक। हाँ, एक से मुझे फीडबैक मिला जिसका रिजल्ट पॉजिटिव था। दे और मेरा अपना जो है वो तो है ही, क्योंकि मैंने जो फोटो लगाई हुई है मैं तो दिखा रहा हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। देखी देखी दिखाई थी मैंने, ये भी दिखाई थी, लेकिन बस वही बात है ना कि हमारा माइंड सेट जो है ना बहुत पीछे। पहले उस माइंड सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर जाके कि हाँ, ये हीलिंग वगैरह हालांकि जो। देखो ये तो मैंने अपने लिए बनाया था, जी स्टार्टिंग जो था वो तो मेरे अपने लिए था, तो मैंने कोई एज सच मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से पिक्चर ही नहीं ली। जी एक होती है ना प्रॉपर कि मैं अपनी लेता कि यार ये उसको फिर टाइमलाइन बना के चलाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अपने लिए कर रहा था। जब मैंने उसका एंड रिजल्ट देखा तब मैंने पिक्चर ली, और जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा यार मुझे हमें दिखाएं आप। यार मैं तो दिखाने के लिए है ही नहीं। जो मैंने एक पिक्चर दोस्त के कहने पर ले ली थी, तो उसने कहा यार तो मैंने किसी को दिखाने के लिए ली थी शुरू में, तो वही एक पिक्चर थी मेरे पास बिफोर की। आफ्टर की तो है, बिफोर की बेचारी एक पिक्चर थी। तो ये भी इस तरह बनी है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर कोई यूज कर रहा है तो बिल्कुल फीडबैक मुझे दे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इट डज नॉट मैटर। लेकिन आपको ओपन माइंड जरूर रखना पड़ेगा, आप बिल्कुल जो है ना वो नहीं कर सकते। मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छुपाई भी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा ये या कुछ और, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हिडन भी रहती है और वक्त के साथ साथ वो बाहर आ रही होती है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। CIA ने बहुत सारे तजर्बे करे थे। आई थिंक वो स्टारगेट प्रोग्राम कहलाता है, और एक और प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने मेडिटेशन पे तजर्बे करे, उन्होंने रिमोट वीविंग पे तजर्बे करे, उन्होंने इसके अलावा और बहुत सारे कॉन्शियस बेस तजर्बे करे, और उसके रिजल्ट अब निकले। मतलब कुछ अरसे पहले ही उन्होंने फाइलें डिक्लासिफाइड करी हैं और आवाम के लिए निकाली हैं। वो तजर्बे जब कर रहे थे उन्होंने किसी को बताया नहीं, ना कामयाबी का ना उसका। 20 साल प्रोग्राम चला, 20 साल, और 20 साल के बाद उन्होंने लिखा कि ये तरीका काम नहीं करता, उसको बंद कर दिया। अब आप मुझे बताएं, CIA जैसी ऑर्गेनाइजेशन 20 साल एक प्रोग्राम चलाती है और फिर उसको ये कह के बंद कर देती है ये चीज काम नहीं करती, तो इसका क्या मकसद? कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं है, एक रियलिस्टिक चीज है। मैं पूछ रहा हूँ कि 20 साल क्या आपको लगता है CIA फंड आया करेगा? जी ये सारी चीजें लोगों को सोचना पड़ेगा। वही तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मतलब हमारे यहाँ जो ये चीजें हैं, जितनी पास्ट लाइफ थेरेपी हो गई, हिप्नोथेरेपी हो गए, और हीलिंग हो गई, और कलर थेरेपी हो गई, ब्रीदिंग वर्क हो गए, और आप ब्रेन वेव जैसे आप काम करते हैं, सभी मिनर पे काम कर रहे हैं। पहले इन चीजों को लाने से पहले एक माइंड सेट क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत है कि माइंड सेट को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे फिर ये ब्रेन चीजें वेव है, ब्रेन वेव पे ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं कर रही हैं, लेकिन जिन्होंने। जी एक ये समझ जी, लें कि बहुत कम ही, आप कितने परसेंट है, कितना परसेंट देंगे कि 100 में से कितने परसेंट लोग जानते होंगे, और कितने लोग बिलीव करते होंगे, और कितने लोग जाते होंगे। देखिए लोगों का बिलीव है और लोगों का जानना है ना, ये लोगों का मसला है। लेकिन उस पर रिसर्च मुसलसल हो रही है, उसके बनाने वाले रिसर्च मुसलसल कर रहे हैं, वो साइंटिफिक बैक भी है किसी हद तक, बहुत सारी चीजें नहीं उसकी। लेकिन स्टेट, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत से मानते हैं बहुत से नहीं मानते, थीटा और डेल्टा, ये 4-5 जो वेव्स हैं ये तो हैं, ये प्रूवन भी हैं। अब इनसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इस पर डिस्प्यूट है, उसको आप मानो नहीं मानो वो आप पर है। जो बेसिक है इनमें जाना तो ये तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइंड प्रोग्राम करना है तो थीटा एक ऐसी वेव है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वेव है।
जिसमें अगर आप रहते हुए अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे तो आप कॉन्शियस माइंड को, लॉजिकल रेशनल माइंड को बाईपास कर सकते हैं। अगर यही आपको जैसे सिल्वा मेथड है, उसमें आप अल्फा माइंड उसमें जाते हैं वेव में, थीटा हीलिंग है उसमें आप थीटा वेव में जाते हैं हीलिंग करते हुए। इसी तरह बीटा का अपना रोल है, किसी को स्लीपिंग इशू है तो आप डेल्टा पे जाते हैं, कि आप डेल्टा इंड्यूस करेंगे ब्रेन में तो वो बंदा फौरन सो जाएगा क्योंकि वो स्लीपिंग वेव है। किसी को मेडिटेटिव या ट्रांस में लेके जाना है तो थीटा, जो कि मैंने अपने पर्सनल में भी यूज करी है, पर्सनली भी, और शुरू में दी भी है। जैसे कोई मेरे पास इशू लेकर आता था तो मैं उनको ब्रेन वेव भी देता था, इस सेंस में कि इंसोमिया है, स्ट्रेस है। अब कोई स्ट्रेस का मसला है तो उसको आप थीटा ले देना तो फौरन काम हो जाएगा, उसकी जो स्टेट है वो बिल्कुल काम हो जाएगी। आप हो नहीं सकता कि आप थीटा में भी हो एक्साइटेड नहीं हो। थीटा में आप जैसे ही आएंगे आपका जो चीजें हैं वो काम डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या चीज रूल कर रही है, आपका माइंड, आपका ब्रेन। तो जब आप उसको प्रोग्राम करेंगे, जब आप उसको वो करेंगे ब्रेन वेव से काम करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी काम हो जाएगी, जिसको दूसरे में कहते हैं पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक। आप जो ब्रीदिंग करा रहे हैं तो आप पैरासिम्पेटिक जो वो है स्टेट है वो इंड्यूस करा रहे हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी फौरन रिलैक्स हो जाती है। एक आपकी बहुत सारी नर्व जा रही है, वेगस नर्व जा रही है फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपकी वेगस नर्व वो शुरू होगी, काम होने शुरू होगी, वो फौरन आपके जितने ऑर्गन से कनेक्टेड है सबको काम कर देगी। मेजॉरिटी ऑफ जो इशू है लोगों को आईबीएस का, वो देखा गया कि उनको स्ट्रेस या उसकी वजह से ही होता है, एंजाइटी की वजह से। हालांकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है, लेकिन क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो ब्रेन वेव तो बिल्कुल प्रूवन है, तो वो क्या कर सकती है क्या नहीं इसमें डिस्प्यूट है। तो अगर कोई नहीं मान रहा तो भाई फिर वो उसको चाहिए कि वो पढ़े थोड़ा, ना माने तो ना माने, कोई मसला नहीं है। लोग तो यहाँ खुदा को भी नहीं मानते जी। ब्रेन वेव तो बहुत छोटी चीज है। खुदा को भी नहीं मानते। देखने वाले के लिए बिल्कुल सामने है वो चीज कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सही। लेकिन जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो बोलता है भाई नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कितना ही दिखाते रहे, कितना ही कुछ करते रहे, वो नहीं मानेगा। तो बेकार है, ऐसे लोगों को मनवाना भी बेकार है जिनको वो हो गया, जो नहीं मानने के मूड में, उनको बोले भाई थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, आपने बहुत ठीक है। बड़ा टाइम वेस्ट, ये इतना बड़ा टाइम वेस्ट होता है लोगों को यकीन दिलवाने में। यकीन तो दिलवाने मैं में सही कह आपसे रहे थोड़ा हैं। इस मामले में बैकफुट पे आ गया कि मुझे अब यकीन नहीं दिलवाना। ठीक, जिसको मानना है ठीक है, जिसको नहीं मानना वो भी नहीं ठीक है, माने, नहीं माने। आप भी खुश रहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बड़ा टाइम वेस्ट होगा कि मैं उसको यकीन दिलाने लग जाऊं। वक्त आएगा शायद वो खुद समझ जाए, खुद देख ले, खुद यकीन आ जाए। मेरा जो है वो अब नहीं है। पहले शुरू में मैंने बहुत करा, तो शुरू में बड़ी मेहनत करी कि यकीन क्यों नहीं आ रहा है यार, आ जाए अच्छा है, पता चले, चीज़ों को सिखाया, बताया, टेस्ट करे कि भाई आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। अब यह है कि अगर आपको यकीन नहीं है, ओके फाइन, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच वकास। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, यकीनन हमारे सीखने वाले को भी मिला। बहुत जल्दी हमारी एक नए सेशन में मुलाकात है। हम सो थैंक यू वकास एंड थैंक यू। वालों का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा उनको कमेंट्स में, कि वो बिल्कुल लिखें अपने क्वेश्चंस, ताकि हमारे अगर कोई फ्यूचर होते हैं जो इंशाल्लाह होंगे या वैसे भी, तो हम उनके सवालों का जवाब दे सकें जिनका इंटरेस्ट है। जी, वही अगर किसी को यकीन दिल चाहिए तो वो हम नहीं दे सकते। so thank you Waqas, thankful Waqas, and thank you very much once again. You gave me your wonderful time, and inshallah conduct more interview. If you like my interview, like and share my page. Thank you very much. Thank you.